हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक फिर नई वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक हम लेके आए हैं। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये किस किस के लिए यूज़ होने वाला है सर? ये आपका BCE, ठीक है। ये आपका BCE का मीनिंग क्या हो गया? आपका इग्नू के अंदर, इग्नू में बेसिकली आपकी थर्ड ईयर की जो फाइनेंस मैनेजमेंट है, ये थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है, वहाँ यूज़ हो जाएगा। उसके अलावा हम इसको BCom में भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपका MCom के लिए भी यूज़फुल होने वाली है वीडियो। उसके अलावा जहाँ जहाँ आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट मिलेगा वहाँ वहाँ आप इस वीडियो को जो है वो देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली वीडियो। चलिए अभी हम क्या करेंगे सर, अभी हमारी ये पहली यूनिट है, यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर केवल हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक। देखिए मैं आपको एक फ्रेश पेज पे लेके चलता हूं। देखिए वहां पर आपको मैं समझाता हूं फाइनेंस मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होगा। देखिए जब हम लिखते हैं यहां पर टर्म, क्या होता है आपका फाइनेंशियल लिख सकते हैं इसको हम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, देखिए तो जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो इसमें दो टर्म आपकी, एक होती है फाइनेंस, ओके, एक होती है आपकी फाइनेंस और दूसरी होती है आपकी मैनेजमेंट। ओके, फाइनेंस एंड सेकंड वन इज मैनेजमेंट। ओके, तो वी कैन से दैट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो यहां पर हम देखिए सबसे पहले क्या होगा सर, फाइनेंस को समझने के लिए ना आपको दो टर्म और समझनी होगी जो कि हम देखते हैं। एक होता है मनी, ओके, मनी एंड फाइनेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, फिर आगे चल के हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट में पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मनी देखिए क्या होता है। मनी का मीनिंग क्या हो गया? देखिए मनी का मतलब हो गया जब हम लेट्स सपोज हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है वो 10,000 रुपए है। ओके, 10,000 रुपए है और हम क्या करते हैं, उसको हम स्पेंड करते हैं, हम उसको स्पेंड कर रहे हैं। ओके, स्पेंड कर रहे हैं और उसको, उससे हमने क्या परचेज कर लिए सर, उससे हमने क्या कर लिए, उससे हमने क्लॉथ्स परचेज कर लिए। ओके, तो हमने क्लॉथ्स परचेज कर लिए। ओके, क्लॉथ्स परचेज कर लिए आपके, ठीक है। अब देखिए, ओके, तो हमने जब क्लॉथ्स परचेज कर लिए, यानी कि जो 10,000 रुपए को हमने डायरेक्टली यूज कर लिया, इससे हमको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिला। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये जो टर्म हो जाएगी आपकी मनी हो जाएगी। बट फाइनेंस में हम क्या करते हैं, देखिए फाइनेंस में हम क्या करते हैं, हमने उसको खर्च नहीं किया, हमारे पास जो 1,000 रुपए थे उसको हमने खर्च नहीं किया, उसको हमने क्या कर दिया सर, उसको हमने सेव कर दिया, उसको हमने सेव कर दिया टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर, टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर। ओके, हमने उसको फ्यूचर में स्पेंड करने के लिए कर दिया, सेव कर दिया। तो यहां पर जो हमारे 10,000 रुपए हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, एक फाइनेंस बन जाएगा। तो जब हम मनी की बात करते हैं, मनी और फाइनेंस में क्या डिफरेंस हो गया सब, मनी में हमको किसी भी तरीके का रिटर्न जो है वो नहीं मिल रहा है आपका, उसको डायरेक्टली हम स्पेंड कर दे रहे हैं। जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस को हम क्या करते हैं, आज हम उसको स्पेंड नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको सेव कर रहे हैं, क्योंकि हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, उससे कुछ रिटर्न जो है वो अर्न कर सकते हैं। ये मेजर डिफरेंस होता है आपका मनी एंड फाइनेंस का। तो जो हम जब ये टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो हम किसके बारे में बात करते हैं सर, हम मनी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल फाइनेंस में डील करते हैं, फाइनेंस की बात करते हैं कि किस तरह से आज हम पैसे को सेव करें या फ्यूचर में हमको कितना रिटर्न मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे हम देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो सर मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए मैनेजमेंट हमको पता ही है, मैनेजमेंट का सिंपली मीनिंग बोले तो प्लानिंग हो जाएगा। ओके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ओके, उसके बाद फिर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, तो कुछ ये बेसिक जो फंक्शन होते हैं कंट्रोलिंग, ठीक है, कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं आपके जो मैनेजमेंट के होते हैं। तो जब अब इन बेसिक फंक्शंस को आप किस पे लगा दोगे, जब इन बेसिक फंक्शन को आप फाइनेंस पे लगा देते हो, तो ये क्या बन जाता है आपका सब, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बन जाता है। देखिए फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट, फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसकी ओके, चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर में इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है। ये तो चलो हमको मीनिंग समझ में आ गया कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होती है। सर फाइनेंस को मैनेज करना, फाइनेंस को क्या करना, अरेंज करना, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोलिंग करना, जिससे क्या कर सके सर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर सके हम गेन जो है वो अचीव कर सके, मैक्सिमम गेन जो है हम क्या कर सके अचीव कर सके, उसको क्या बोलेंगे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलेंगे। चलिए ठीक है सर, यहाँ पर हमने कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है, देखिए मीनिंग मैंने यहाँ पर लिखी हुई है आपका।
इट कैन बी डिफाइंड एज अ मैनेजमेंट डिसीजन दैट रिजल्टेड इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड्स विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। देखिए कहने का मतलब क्या होता है आपका कि आप फंड को अरेंज करना चाहते हो जिससे कि आप उसका प्रॉपर यूटिलाइज कर पाओ, है ना, मैक्सिमम बेनिफिट उससे हम एक्वायर कर पाए, उसी को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। ओके, समझ में आ रहा है चीज आपको क्या बोल रहा है सर? मतलब ये कि हम इसके अंदर फंड को प्रिक्योर करें और विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि बेस्ट तरीके से उसको हम क्या कर सके, यूज कर सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए सर, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना ये 3 मेजर डिसीजंस होते हैं जो कि हमको लेने होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये 3 मेजर डिसीजंस आते हैं आपके, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस। अभी क्या करते हैं, हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसका मीनिंग आएगा आपके सामने। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की कि ये क्या होता है। देखिए, दिस फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द एप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ एसेट वेयर द इन्वेस्टमेंट विल बी डन। देखिए आपके पास, देखिए बिजनेसमैन जो होता है ना, जब कोई बिजनेस है तो बिजनेस के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि वो पैसे को अपने कहाँ इन्वेस्ट करे। ठीक है, बिजनेस के पास क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते हैं, वो अलग अलग तरह से इन्वेस्ट कर सकता है पैसे। उसके पास मेजरली देखिए, मेजरली आपके 2 तरह के सोर्सेज होते हैं, आपके 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं उसके पास। एक कह सकते हैं हम शॉर्ट रन के लिए, ओके, और दूसरा क्या होता है आपका लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम यही डिसीजन लेते हैं कि अपने हमारे पास जो भी फंड अवेलेबल है उसको हम किस तरह से इन्वेस्ट करें, चाहे उसको हम शॉर्ट टर्म एसेट में लगाएं या फिर हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में पैसा लगाएं। यही बात होती है आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की। ओके, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में जो आप पैसा लगाते हो उसको क्या कहा जाता है, उसको हम कैपिटल बस्टिंग बोलते हैं। और जब हम शॉर्ट रन के अंदर या शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा लगाते हैं या करंट एसेट में लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, दोनों के अपने प्रो एंड कॉन्स होते हैं आपके। चलिए जब अब आगे फर्दर वीडियोज आएगी इसके अंदर में, तो आगे क्या करेंगे, इनके ऊपर एक एक चैप्टर है पूरा, तो वहां पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या टेक्निक्स होती है, क्या इसके फैक्टर्स होते हैं आपके, और कौन को कैसे हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमको कौन कौन से डिसीजन जो है वो कंसिडर करने होते हैं आपके जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेते हैं। अभी यहाँ पर सिंपल इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मीनिंग क्या हो गया सर, पैसे को इन्वेस्ट करना जिससे कि मैक्सिमम रिटर्न क्या कर सके, हम प्राप्त कर सके। ओके, तो इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, 2 तरह से होते हैं आपके। एक होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करना और दूसरा होता है आपका शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करना। जो लॉन्ग टर्म में पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग, एंड शॉर्ट टर्म में जो पैसा लगाते हैं उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आपका देखिए नेक्स्ट डिसीजन आता है आपका, उसको कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस। देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हमने तो ये देखा कि हम पैसे को इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। अब जब फाइनेंसिंग डिसीजन की बात आती है तो उसमें हम देखते हैं कि भाई ओके, हम जो है डिफरेंट सोर्सेज से पैसा कैसे एक्वायर कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस हमारे लिए बेटर है कि हमको कम कॉस्ट जो है आएगी, वो देखना पड़ता है आपको फाइनेंसिंग डिसीजंस के अंदर में। देखिए the investment decisions is considered with the proper asset mix, whereas the financing decisions deals with the identification of sources। देखिए इंपॉर्टेंट है आपका identification of sources, okay, of financing, determining the financial mix। Okay, the determining of financing mix is also known as capital structure। capital structure का मीनिंग क्या हो गया सर? capital structure को देखिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर आपको बताता है कि आपने जो भी फंड अरेंज किया है उसमें से आपने डेट कितना अरेंज किया है, डेट के थ्रू कितना है, और इक्विटी के थ्रू कितना आपने फंड अरेंज किया है। ओके, तो इसी के रेशो क्या बोला जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी फर्म के लिए। ओके, क्योंकि देखिए इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ डेट वाइल प्रिक्योरिंग फंड, कि आप जो भी फंड अरेंज करते हो उसमें से कितना आप डेट ले रहे हो और कितना आप इक्विटी के थ्रू अरेंज कर रहे हो। देयर शुड बी अ बैलेंस between the owners fund and the outsiders fund and the long term funds and short term funds। देखिए इन सब में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप डेट के थ्रू पैसा उठाते हो तो डेट के देखिए अपने दोनों के क्या होते हैं, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं आपके। जैसे अगर हम डेट की बात करें तो देखिए जब हम डेट को कंसीडर करते हैं तो इसमें क्या होता है सर, जब हम डेट की बात करते हैं तो इसकी कॉस्ट तो क्या होती है आपकी सर, कॉस्ट तो कम होती है, बट इसका जो रिस्क होता है ना वो कंपैरेटिवली क्या होता है, वो ज्यादा होता है। ये क्या होता है, ज्यादा होता है। बट जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी भले ही आपके लिए कॉस्टली हो, इक्विटी क्या होती है, कॉस्टली होती है हमारे लिए, बिजनेसमैन के लिए कॉस्टली होती है, बट इसका जो रिस्क होता है वो क्या होता है आपका सर, वो रिस्क आपके लिए कम होता है इसके अंदर में। ओके, रिस्क क्या होता है इसमें, कम होता है। चलिए ठीक है, तो ये देखिए दोनों के अपने प्रो एंड कॉन्स है, तो इन दोनों को ही सोच के इन दोनों को ही डिसाइड करना होता है आपको कि भाई आपको अपने बिजनेस के अंदर में कितना डेट के थ्रू और कितना इक्विटी के थ्रू पैसा जो है वो अरेंज करना होता है। और ये डिसीजंस आप कहाँ लेते हो, इस डिसीजन को आप फाइनेंसिंग डिसीजंस कहा जाता है। ओके, और थर्ड नंबर पे आता है हमारा जो डिसीजन होता है उसको कहते हैं डिविडेंड डिसीजंस। देखिए अब जो देखिए
फर्म ने क्या किया सर, फर्म ने जो है वो पैसा इन्वेस्ट किया था कहीं पर। अब जब फर्म ने पैसा इन्वेस्ट किया तो उसको क्या मिला सर, उसको रिटर्न मिला होगा, कंपनी ने रिटर्न अर्न किया होगा, पैसा कमाया होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। अब कंपनी के पास जब प्रॉफिट आता है ना, तो कंपनी के पास अब ये ऑप्शन होता है कि भाई उस प्रॉफिट को क्या किया जाए, है ना। तो डिविडेंड डिसीजंस में हम ये डिसीजन लेते हैं कि भाई कितना पार्ट हमको रिटेन करना है और कितना हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए थर्ड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द डिविडेंड पॉलिसी। देखिए इस सही आपका, ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड होता है आपका, जिसके अंदर फर्म के पास दो ऑप्शन होते हैं, टू रिटेन प्रॉफिट एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन द फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। देखिए क्या कहता है आपका ये सर, दोनों में समझिए क्या होता है। अगर हम बात करेंगे कंपनी के पास प्रॉफिट आया, ठीक है, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया। अब कंपनी के पास क्या होता है, दो ऑप्शन है आपके, एक होता है रिटेन करना, ठीक है, रिटेन करना, और दूसरा होता है आपका डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके तो जब रिटेन करेंगे तो भाई फ्यूचर के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, फ्यूचर के लिए आपके पास फंड अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, फ्यूचर के लिए आपके पास फंड अवेलेबल हो जाएगा। बट इस केस में ना, इस केस में क्या होता है, सिग्नल मार्केट में सिग्नल जो है ना, वो सिग्नल जो है वो एक रॉन्ग सिग्नल जो है जाता है। लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इससे आपका सिग्नल तो गुड़ जाएगा, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए आपके पास फंड जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो कंपनी को ना ये डिसाइड करना होता है कि भाई कितना पोर्शन वो जो है वो रिटेन कर ले और कितना पोर्शन जो है एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे अपने शेयर होल्डर्स के बीच में। क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है फर्म का, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि किसी भी तरीके से हमारे जो शेयर होल्डर्स है उनकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की जा सके, उनके शेयर्स की क्या कर सके, वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर सके। तो यही डिसीजंस उनको लेना होता है। तो यहां पर डिविडेंड डिसीजंस का मतलब सिंपल क्या हो गया कि आप डिसाइड करो कि आपको किस पोर्शन में पैसा रिटेन करना है एंड किस पोर्शन में पैसा आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग दी शेयर होल्डर्स। चलिए ठीक है सर, अभी देखिए हमने जो तीनों टॉपिक पढ़ लिए ना, आपके तीनों टॉपिक जो हमने पढ़े, इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, है ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो गए, उसके बाद फिर फाइनेंसिंग डिसीजन हमने देखा, फाइनेंसिंग डिसीजंस, एंड देन उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने डिविडेंड डिसीजन देखा। तो आगे जब हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, आगे जब हमारे इसके और पार्ट्स आएंगे तो इन सभी टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो आएगी जहां पर हम इन टॉपिक्स को डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या है सर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, अब बात करते हैं फाइनेंस एंड अदर रिलेटेड डिसिप्लिन। देखिए अब फाइनेंस और अदर रिलेटेड डिसिप्लिन जो है ना, उसमें क्या संबंध होता है। ओके तो सबसे पहले बात करते हैं, जब हम पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, प्राइवेट फाइनेंस। देखिए इसमें क्या होता है सर, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, इट डील्स विद द मैटर रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। जब हम गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर्स की बात करते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है सर, वो पब्लिक फाइनेंस कहलाता है। इट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। दिस डील्स विद इन द फंड्स विच आर रेज थ्रू द टैक्सेस। ये क्या होता है, ये किसमें डील करता है आपका सर, जो टैक्सेस के थ्रू जो पैसा रेज किया जाता है, टैक्स हो गया या फिर अदर सोर्सेज जो होते हैं गवर्नमेंट के, उसकी बात करता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक फाइनेंस इज टू डील विद द सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव देन ट्राई टू अर्न प्रॉफिट। देखिए जब हम पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं ना, तो यहां पर जो गवर्नमेंट होती है उसका मेन मोटो क्या होता है सर, गवर्नमेंट का मेन मोटो ना कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ओके प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, बल्कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपने फाइनेंस को इस तरह से, अपने फाइनेंस को इस तरह से यूटिलाइज करें, फाइनेंस को यूटिलाइज इस तरह से करें कि क्या हो जाए आपका, जिससे कि आप कह सके सोसाइटी में वेलफेयर जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो देखिए यहाँ पर वेलफेयर को, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर हो, सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर को क्या करना चाहिए, मैक्सिमम करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तो उसमें हम बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस की। तो देखिए पब्लिक फाइनेंस का अपना एक क्राइटेरिया जो है वो अलग हो गया, लेकिन जब हम प्राइवेट की बात करते हैं तो प्राइवेट फाइनेंस में क्या होता है, यहाँ पर ना हम किससे बात करते हैं सर, यहाँ पर बात करते हैं केवल प्रॉफिट को, कि किसी भी तरीके से हम प्रॉफिट को क्या कर सके, हम बढ़ा सके, मैक्सिमम कर सके। यहाँ पर ये होगा आपका, देखिए इन्वॉल्व्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस ऑफ द बॉडीज अदर देन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट को छोड़ के जितनी भी सारी बॉडीज होगी वो सब किसमें आ जाएगी, प्राइवेट में। और जब हम यहाँ पर फाइनेंस की बात करेंगे ना, यहाँ पर फाइनेंस मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव होगा हमारा, किसी भी तरीके से हम प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा जो है वो कमा सके। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट संस्था ऑब्वियस काम किसके लिए करती है, उसका जो मेन मोटो होता है वो प्रॉफिट, अल्टीमेटली प्रॉफिट ही उनका मेजर गोल होता है जो कि उनको अचीव करना होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं इसका सर, फाइनेंस और अदर, इसमें क्या बात करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स, इन दोनों में क्या संबंध होता है। देखिए आगे देखते हैं हम सर, इकोनॉमिक्स को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट होता है जो कि डील करता है ओवरऑल एनवायरनमेंट ऑफ द नेशन और द ग्लोबल वेयर द इंडस्ट्री ऑपरेट। ये क्या करता है, ग्लोबल लेवल पे या फिर एक लार्ज स्केल पे बात करता है। तो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ जोड़ते हैं तो इसमें क्या रहता है आपका, बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं, कैपिटल मार्केट की बात करते हैं, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे, इकोनॉमिक एंड फिजिकल पॉलिसी की बात करेंगे हम। ठीक है, तो जब हम समझ आ रहा है पॉइंट ना, ये
जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मैक्रो इकोनॉमिक्स का जोड़ते हैं तो ये वाले टॉपिक जो है हमारे पिक्चर में आ जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ओके, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लिक्विडिटी पोजीशंस एंड पैटर्न एंड ऑनरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर हम इसकी बातें करते हैं इसके अंदर में। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं आपका, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने क्या कर दिया था, इसको अपनी स्लाइड्स में इंक्लूड किया था। पर बाकी एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में, ठीक है, तो उसकी आप टेंशन ना लीजिए, बस इसका आप इनका मीनिंग समझ लीजिए बस। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एंड अकाउंटिंग। देखिए मेन बात करें, देखिए अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अभी आगे मैं आपको फेजेस बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट के रूप में उभरा है। लेकिन इनिशियली जब हम बात करते थे ना आपके ट्रेडिशनल फेज की, तो ट्रेडिशनल फेज की जब हम बात करते थे, जब पुराने जमाने में ज्यादा फोकस किसके ऊपर होता था, ट्रेडिशनल फेज में जब हम बात करते थे तो ज्यादा फोकस जो हुआ करता था आपका ये होता था किसके ऊपर सर, अकाउंटिंग के ऊपर हम ज्यादा फोकस करते थे, ठीक है, अकाउंटिंग में। तो ये कहावत भी है, कहा भी जाता है जहां अकाउंटिंग का अंत होता है, जहां पर अकाउंटिंग एंड होती है, ठीक है, जहां पर अकाउंटिंग एंड होती है वहीं से जो है आपका जो फाइनेंस मैनेजमेंट है ना वो आपका स्टार्ट होता है, वहीं से आपका मैनेजमेंट स्टार्ट होता है। देखिए कैसे, विद द इवोल्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट other aspect like decision making came into picture, it is said where the accounting ends and the financial management begins। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ इसके अंदर में। अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करें, देखिए एक मिनट, ओके चलिए मैं आपके लिए एक स्लाइड ऐड कर देता हूं, फिर आपको बताता हूं देखिए अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रिलेशन होगा। उसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल लेते हैं आपका, जिसमें देखिए क्या कहता है आपका, यहां पर हमने लिखा सेल्स, सेल्स क्या हो गई सर आपकी 10 लाख की हमारी सेल्स हो गई है, ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा फिर ये बोलता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो आपने सेल करी है उसकी कॉस्ट कितनी आई थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स आई है आपकी 7 लाख, बिल्कुल सर कोई इशू नहीं है हमारे पास में, ठीक है। जन उसके बाद अब बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक्स एंड क्लोजिंग स्टॉक्स हमारे क्या हो गए आपके, ये हमारे हो गए सर अभी फिलहाल के लिए हमारे पास नील ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद फिर कलेक्शन ऑफ सेल्स हो जाएगा आपका, कलेक्शन ऑफ सेल्स कि अभी हमारे पास कितने सेल्स रिसीव हो चुकी है सर, हमारे पास 2 लाख रुपए की कलेक्शन हमारी हो चुकी है। एंड देन हम बात करते हैं पेमेंट टू सप्लायर्स की बात करें, अगर हम पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू सप्लायर, तो हमने सप्लायर को जो है पेमेंट कर दिया, वो कितने की कर दिया, 6 लाख की कर दी है, ओके। देखिए ये सारा हमारे पास डेटा जो है वो गिवन है, ओके। अब देखिए हमारे पास डेटा ये गिवन है, अगर हम इसको दोनों को अकाउंटिंग व्यू से बात करें, एक बार हम देखते हैं अकाउंटिंग व्यू, अकाउंटिंग व्यू, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे फाइनेंशियल व्यू की। और देखिए दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा और आपको ये भी समझ में आएगा कि किसमें हम क्या कंसीडर कर रहे हैं। देखिए जब हम अकाउंटिंग व्यू की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं, देखिए अकाउंटिंग व्यू की जब हम बात करोगे ना तो सिंपल आप सेल्स देखो सर, सेल्स हमारी कितनी है, हमने देखा हमारी सेल्स कितनी थी सर, सेल्स है हमारी 10 लाख, बिल्कुल सर कोई इशू नहीं है, ओके। तो भाई 10 लाख की सेल्स हो गई, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं सर हमारी कॉस्ट कितनी आई थी, सर कॉस्ट हमारी आई थी कितनी, कॉस्ट आई थी हमारी 7 लाख रुपए, बिल्कुल सर। तो आप देखिए जब आप अल्टीमेटली जब हम देखेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट कितना हो रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है आपका 3 लाख का। ये हमको अकाउंटिंग है जो कि हमको सिंपल इसने बता दिया कि सर हमको 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ओके। अब देखिए अकाउंटिंग में क्या होता है ना, जो भी चीजें आपकी हो रही है चाहे आप तो रिसीव हुआ चाहे नहीं, वो हमने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया, क्योंकि हमारी डॉक्यूमेंट में था, कागजों में था, हमने इसको मेंशन कर दिया। लेकिन जब हम फाइनेंशियल व्यू की बात करते हैं ना तो इसको हम डिटेल में जो है वो समझेंगे। तो यहां पर जब हम बात करेंगे कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो देखिए सर हमारे पास रिसीव कितना हुआ है कैश, सर रिसीव हमारे पास इतना, यानी कि कैश का इनफ्लो कितना हो रहा है, कैश का इनफ्लो कितना हुआ सर, कैश का इनफ्लो हमारे पास हुआ है मात्र 2 लाख रुपए। देखिए दिख रहा है आपको कैश का इनफ्लो 2 लाख रुपए, बिल्कुल सर। तो यहां पे 2 लाख लिख दिया हमने, ओके सर। उसके बाद ये देखिए सर हमारे पास कैश का आउटफ्लो कितना हुआ है, लेस कर देंगे इसमें से कैश का आउटफ्लो, लेस कैश का आउटफ्लो कितना हुआ है, कैश आउटफ्लो मतलब जो आपने पेमेंट करी होगी वो कितने की करी है सर, 6 लाख की पेमेंट करी है। तो अगर हम ये देखते हैं ना तो हमारे पास कह सकते हैं नेट आउटफ्लो हुआ है हमारे पास, नेट आउटफ्लो कितना हुआ है सर, नेट आउटफ्लो हमारे पास में ये हो जाएगा आपका 4 लाख, और ये किसमें है
सर ये नेगेटिव में है। तो हमको ये देखा जब हमने अकाउंटिंग व्यू को देखा तो हमको लगा कि भाई हमारे पास 3 लाख का प्रॉफिट हो गया, लेकिन जब हमने कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन को देखा, कैश की पोजीशन को देखा, तो हमको समझ में आया यार कम हमारे पास तो 4 लाख का अभी क्या बोलते हैं नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, यानी कि हमारे पास 4 लाख रुपए कम है। तो वही बोलता है आपका, जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग आपका केवल डेटा को आपको दे देता है और उसको लिख दिया, उसके बाद का जो काम स्टार्ट होता है वो फाइनेंस का ही काम स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्टार्ट होता है। क्योंकि जो डेटा आपने दिया था उस डेटा को स्टडी करना, एनालाइज करना, उसके बाद अगर हम बोले कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम, सर डेटा को क्या करेंगे, डेटा को फिर क्या लिखेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, है ना, डेटा को हम एनालाइज करेंगे। उसके अलावा फिर डेटा को एनालाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हम रिपोर्टिंग तैयार करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, और देन उसके बाद उस रिपोर्ट का हम इस्तेमाल करेंगे डिसीजंस मेकिंग के अंदर में। ओके, अगर सोचो अगर हम इस अकाउंटिंग व्यू के ऊपर डिसीजंस लेते तो हम क्या करते हैं, हम एक नए प्रोजेक्ट में पैसा लगा देते हैं, या हो सकता है कि हम कुछ और काम करना शुरू कर देते, और जब हमको पेमेंट करने की बारी आती तो हम देखते हैं हमारे पास तो कैश अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन जब आपने देखा इस चीज को, जब आप देखोगे इस चीज के बेसिस पे ना आप ये डिसाइड कर सकते हो यार अभी हम बिजनेस तो करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे पास एग्जैक्ट अभी जो है कैश अवेलेबल है। सोचो एक चीज और सोचते हैं, अगर आपको क्या बोलते हैं फंड रेज करना है, अब फंड रेज करना है, तो अगर आप इस चीज को देखोगे तो आप सोचोगे यार हम तो डेट के थ्रू पैसा उठा लेते हैं क्योंकि हमारे पास तो प्रॉफिट है ही, तो हम क्या कर सकते हैं इजीली जो है हम इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे। बट आपने डेट से पैसा उठा लिया और जब आप इंटरेस्ट पेमेंट करने की बारी आई तो आपके पास कैश फ्लो की पोजीशन तो है ही नहीं। तो जब आपने इसको देखा ना तब आपको समझ में आया यार हमारे पास तो कैश जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, तो अगर हम डेट के थ्रू पैसा उठाएंगे तो उस केस में हमको जो है बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप क्या करोगे सर, उस केस में इक्विटी के थ्रू पैसा उठा लोगे। ओके, तो ये होता है आपका अकाउंटिंग और कह सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रिलेशन, दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपका। पहले अकाउंटिंग होती है, उसके बाद हम क्या करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि जो डेटा हमको मिला है उस डेटा का हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए ठीक है सर, नेक्स्ट देखते हैं सर। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए जब हम बात करते हैं ना ऑब्जेक्टिव की, तो बेसिकली हम बात करें तो इसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मोटे तौर पर देखें तो 2 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके, ठीक है। एक होता है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और दूसरा होता है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ओके, तो ये हमारा ट्रेडिशनल व्यू है, इसकी कुछ कमियां थी, उसी चीज को दूर करने के लिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि हम इसमें ये देखते हैं कि कंपनी की ओवरऑल इनकम कितनी हो रही है, वही हमारा क्राइटेरिया हो गया ये देखने की हाँ कंपनी अच्छा काम कर रही है। ओके, तो जब हम बात करते हैं इस मेथड की तो इसके कुछ प्रो एंड कॉन्स है। देखिए सर रिसोर्स हम कह सकते हैं रिसोर्स यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली, मेजर्स फर्म्स परफॉर्मेंस, उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी भी करते हैं, टेस्ट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ये इसके इसके क्या हो गया आपके प्रोज हो गए, यानी हम कह सकते हैं ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हो गया आगे अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को कंसीडर करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव। लेकिन इसके कुछ नुकसान है सर, टाइम पैटर्न जो है ये इसको इग्नोर कर देता है, रिस्क फैक्टर को जो है इग्नोर कर देता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर देता है, क्वालिटी एस्पेक्ट को क्या कर सकता है वो इग्नोर कर देता है कि भैया हमने क्या कर दिया प्रॉफिट कमाने के लिए हमने क्या किया सर, प्रॉफिट कमाने के लिए हमने क्वालिटी को रिड्यूस कर दिया, तो इससे क्या होगा अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट तो बच जाएगा लेकिन वो प्रॉफिट आपका लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहने वाला है। ओके, और ये सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को भी नहीं बताता है। जैसे हमने क्वालिटी की बात करी ना, अब वो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल थोड़ी है, या फिर आप क्या करते हो अल्टरेशन ज्यादा करना शुरू कर दोगे, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट तो बच जाएगा लेकिन अल्टीमेटली क्वालिटी खराब होगी, क्वालिटी खराब होने की वजह से आपके सोशल ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आपका नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आपके इसके दोनों के कुछ प्रो एंड कॉन्स होते हैं। आगे मैंने टाइम वैल्यू और इसके ऊपर कुछ एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आपको समझ में आएगा। देखिए कैसे, जब हम बात करते हैं टाइम पैटर्न की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, चलो ठीक है हमने कंसीडर कर लिया प्रॉफिट जो है एक अच्छा सिस्टम है हमारे पास में। लेकिन जब आप इस चीज को देखिए सर, जब हमने टाइम पीरियड की बात करी, ऑप्शन ए में आपको 100 मिला, ठीक है, यहां पर आपको कुछ भी नहीं मिला, तो ऑप्शन बी 200, 3 में 100, यहाँ पर देखिए आपका तो दोनों में, लेकिन जब आप प्रॉफिट कंसीडर करोगे तो आपको कितना मिल रहा है सर, दोनों में ही प्रॉफिट आपको 400 मिल रहा है। तो इस केस में आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है ना, देखिए क्योंकि भाई अलग अलग समय पर आपको चीजें मिल रखी हैं इसके अंदर में। ओके, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ऑप्शंस हमारे बढ़िया हैं, लेकिन जब आप एंड में देखोगे तो वास्तविकता में अच्छे हैं क्या सर, ऑप्शन बी में तो पहले पीरियड में कुछ बेनिफिट ही नहीं हुआ, दूसरे में आपको 200 हो गया, तीसरे में फिर 200 रहा, लेकिन जब हम ऑप्शन 1 की बात कर रहे हैं तो देखो पहले इनिशियली आपका पैसा आना शुरू हो गया था। ओके, तो हम कह सकते हैं आपका जो टाइम पैटर्न है ना प्रॉफिट का, उसको कंसीडर नहीं करता है। उसका थर्ड नंबर पे देखते हैं आपका, एक और देखते हैं आपका सर अनसर्टेनिटी अबाउट द प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। भाई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है ना उसको लेके भी अनसर्टेन होता है। कैसे, देखिए जब हम बात करते हैं देखिए टोटल की, तो टोटल में तो प्रॉफिट आपका बराबर लग रहा है, ठीक है, तब दूर से देखने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब आपने उसको डीप में स्टडी किया तो पता चला ऑप्शन ए में आपका रिसेशन में तो फिर भी 10 का प्रॉफिट हुआ था, यहाँ तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ। नॉर्मल में आपका 15 आया था, बूम में आपका बहुत तेजी से बढ़ा था, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होता है आपका,
तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो वेरिएशन आता है आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में, उसको भी आप कंसिडर नहीं कर पाते हो जब हम किसको लेते हैं, टोटल प्रॉफिट को एज अ मेजर कंसिडर करते हैं आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये दोनों लिमिटेशन थी, तो इन्हीं लिमिटेशन को कवर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर ना देखिए क्या होता है, दिस अप्रोच ट्राई टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन द ऑपरेशनल टर्म द मीन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल। क्या करता है सर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, जो भी पैसा आपने लगाया है उसके ऊपर आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल जाए। ग्रोथ इन अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड, जो भी डिविडेंड है उसकी क्या करे, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई आपकी। ऑप्टिमम लेवल ऑफ लेवरेज जो हो जाए आपको, आगे लेवरेज की हम बात करेंगे, टर्म की क्या होता है लेवरेज। ठीक है, लेवरेज का मतलब कितना आपने डेट के थ्रू पैसा उठाया हुआ है, कितनी लेवरेज है। एंड द मिनिमाइजेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी मिनिमम कीजिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगी तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। दिस अप्रोच टेक्स इनटू कंसीडर द रिस्क को भी कंसीडर करता है, आपका एप्रोप्रिएट टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर करता है। तो हम कह सकते हैं आपका ये मेथड जो है वो ज्यादा बेटर होता है, जिसके अंदर हम ओवरऑल चीजों को कंसीडर करते हैं, ना ही केवल प्रॉफिट को करते हैं। ओके, तो आपके दो के ऑब्जेक्टिव हो गए आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, एक होता है आपका प्राइस जो है, एक हो सकता है आपका जिसको हम कहते हैं आपका प्रॉफिट, और दूसरा होता है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। चलिए ठीक है, ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं। हमने आई थिंक ये टॉपिक कवर कर लिए, हमारी पहली यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई है। अभी हमारी जो नेक्स्ट यूनिट आएगी आपकी, ओके, नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 आएगी। यूनिट नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं, सो यूनिट नंबर 2 में हम लोग करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। थोड़ा ये न्यूमेरिकल टॉपिक होने वाला है आपका, तो प्लीज वीडियो को देख लीजिएगा आपको। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कब मिलेगी सर, ये वीडियो आपकी कल जो है वो अपलोड हो जाएगी, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं आप। ओके, और बाकी कोई सजेशन देना हो या आपको कोई ऐसे टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो जो आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट हो सकता है सर, उसके लिए वीडियो बना दो आप, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, तो प्लीज आप मुझे कॉमेंट पे बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।